जैसा कि आपको पता है कि भूगोल में आज हम दूसरा पाठ लेंगे। पहला संसाधन एवं विकास पढ़ा चुके हैं। आज हम समकालीन भारत भूगोल यानी इसमें दूसरा पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन समझा रहे हैं। अब इसको समझेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में। जिस आवासीय स्थल पर, क्या समझेंगे आप, जिस आवासीय स्थल पर हम रहते हैं वह अनेक प्रकार के जीवों से या अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे प्रकार के जीव एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्यों वन प्राथमिक उत्पादक हैं। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब रहा वन हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं। वन न होंगे तो अन्य दूसरे जीव कैसे आएंगे, और इस पर अन्य जीव निर्भर करते हैं। आपने देखा है, चाहे शाकाहारी जीव हो, वनों पर अपना जीवन निर्वाह करता है। मांसाहारी हो, वो भी शाकाहारी जीवों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता है। सर्वाहारी, वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों दोनों को यानी शाकाहारी यानी वनों को एवं पशुओं को जो शाकाहारी होते हैं उन्हीं पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। समझ गए होंगे आप। अब हम लेते हैं इसके बाद आपका भारत में वनस्पति एवं जात और प्राणी जात। इसे समझने के लिए आप देखेंगे, जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ पर यानी अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या पाई जाती है, यानी 8% संख्या पाई जाती है। एक अनुपात के अनुसार भारत को 10% वनस्पति जाति और 20% स्तनधारियों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यानी 20% ऐसी स्तन जातियाँ हैं जो आज तक लुप्त हो चुकी हैं। पौधे और प्राणियों की जातियाँ संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें आती हैं नंबर 1 सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियों में वे जातियाँ आती हैं, इन जातियों की संख्या जीवित रहने के लिए एक सामान्य मानी जाती हैं। जैसे इन जातियों के अंतर्गत आती हैं पशु, साल, चीड़ आदि। और दूसरा होता है संकटग्रस्त जातियाँ। इन जातियों के अंतर्गत वे जातियाँ हैं जो लुप्त होने का खतरा हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं, जैसे काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि। तीसरे नंबर पर होती हैं सुवेद जातियाँ। इन जातियों की संख्या घट रही है। सुवेद जातियों में आप समझेंगे इनमें कौन कौन सी जातियाँ होती हैं। इन जातियों की संख्या सुबह जब आता घट रही है, तो ये प्रश्न आपका भी बनेगा, इसमें आएगा जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि प्रकार के होते हैं। और कुछ होती हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आता है इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है।
अब स्थानिक जातियां होती हैं। ये जातियां प्राकृतिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक सीमाओं से अलग यानी विशेष अलग प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सूअर, निकोबारी कबूतर आदि प्रकार की के होते हैं। कुछ होती हैं लुप्त जातियां होती हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। इन जातियों के रहने की आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई जाती हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि इनके अंतर्गत आता है। अब हम लेते हैं वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के पदार्थों के कारण हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाने की चीज़ें, यानी वनों के वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हमने ही खुद अपनी सुविधा के लिए इनको यूज में लिया है। जैसे बहुत सी लकड़ी हैं उनको अपने यूज में लेते हैं, छाल है, पत्ते हैं, रबड़ है, दवाइयाँ हैं, भोजन है, खाने की चीज़ें हैं, पशुओं के लिए चारा है और अन्य प्रकार के खाद्य सामग्री हैं। इसके अंतर्गत हम लेते हैं भारत में वनों का सर्वाधिक नुकसान ब्रिटिश काल में, जब हम अंग्रेज़ों की हुकूमत में भारत था तब से सबसे ज़्यादा वनों में नुकसान हुआ है। जैसे रेल लाइन से में जो लकड़ी का यूज होता था, जो तख्ते लगते थे वो पेड़ों को काट कर लगाए जाते थे। कृषि, व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं की वजह से इसका नुकसान हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरी कृषि के कारण वनों की कटाई हुई। इसमें वनों की कटाई का कारण रहा है कि वनों को काट कर उस पर बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि करना यानी खेती करना शुरू कर दिया। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले बहुत से कारक हैं। जैसे वन्य जीवों के आवासों का विनाश, यानी वन्य जीवों के हम रहने के लिए क्या आवासों का विनाश करना शुरू कर दिया, उनका ख़त्म करना शुरू कर दिया। जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवा नल आदि, यानी पर्यावरण जैसे प्रदूषित हुआ वहाँ जाकर बहुत सी दवाइयों के यूज के लिए इसका हम यूज करना शुरू कर दिया। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश की मुख्य वजह जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। और विकास के देशों में पर्यावरण का मुख्य कारण आप समझ चुके होंगे। जनसंख्या जिस प्रकार तीव्र गति से बढ़ती है वो क्या इसका विनाश का कारण होती है। जैव विनाश की वजह से कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय, वनों पर जो गुजारा करने वाले जो रहते हैं, वनों पर गरीब होते जा रहे हैं कि उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। वनों की कटाई की वजह से अप्रत्यक्ष परिणाम जैसे इसकी वजह से बहुत सारे हमारे प्रकृति का भी प्रकोप है। जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब लोगों का सबसे अधिक प्रभावित करती है। जैसे सूखा पड़ जाना, वनों की हम कटाई करते हैं, इससे हमारे सूखा पड़ जाती है, वर्षा का कम होना होता है, इसकी और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का कारण है जब पेड़ होते हैं तो बाढ़ को रोक लेते हैं अपने में और मिट्टी खिसक नहीं पाती है, वो भी एक कारण है। ये सभी कारण हैं, इनको गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से अभी हम दूसरा लेते हैं भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। इसका एक हेडिंग है, इसमें वनों व वन्य जीवन में तेज़ी से हो रहे नुकसान के कारण इनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। संरक्षण से पारिस्थितिकी में विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा की व्यवस्था बनी रहती है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, यह लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के प्रावधान थे और कुछ नियम और कानून बने थे।
अधिनियम से बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकारों पर प्रतिबंध रोक लगा दी गई थी। वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई थी और इसका बहुत बलपूर्वक इसका प्रयोग किया गया था कि इनको रोक लगा दी जाए और जो इसका प्रयोग करते हैं उन पर पूरा बलपूर्वक व कठोर दंड का प्रावधान रख दिया जाए। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए, जैसे सरकारी राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षियों के लिए छोड़े गए, वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए। वर्तमान में संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं। इसके लिए हम लेते हैं अब हम लेते हैं बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत आता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई। भारत में 32,137.14 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत 39 बाघ रिजर्व हैं। इनके अंतर्गत आता है भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। इसमें क्या है, पशु इनके बाघों के लिए, शेरों के लिए, हाथियों के लिए, और ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जो जंगली हिंसक जानवर हैं उसमें रहते हैं। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। एक है आपके सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये राजस्थान में बनाया गया है। एक है मानस बाघ रिजर्व, ये असम में है। और पेरियार बाघ रिजर्व केरल, ये केरल के अंतर्गत है। ये इस प्रकार के टाइगर प्रोजेक्ट हैं जिनमें से चीते आज भी घूमते हैं और उनको रहने के लिए और ये खुले घूमने के लिए इस तरह के ये सरकार ने ये बाघ परियोजनाओं को बनाया हुआ है स्टेटों में। हाँ, अब लेते हैं वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण। आप इसे देखेंगे। इसके लिए भारत में वनों के प्रमुख वर्ग हैं, जैसे कुछ आरक्षित वन हैं, कुछ रक्षित वन हैं, कुछ अवर्गीकृत वन हैं। आरक्षित और रक्षित वनों का रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों एवं उनके बचाव के लिए किया जाता है। इनको आरक्षित और रक्षित वन के क्या मतलब समझिए। आरक्षित और रक्षित वनों का रखरखाव और इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों को उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों में सबसे अधिक ये क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं। इनके अंतर्गत आते हैं इस तरह के क्षेत्रों में। और अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थान वन्य क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं, जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और इसके अंतर्गत आता है। और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। इसके अलावा आता है समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय वन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं ऐसे वन संरक्षण की नीतियां। हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर इससे हम अनजान हैं और हमें जानकारी नहीं है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं।
वन में क्या है, कुछ इस वनों के अंतर्गत मनुष्य भी वहाँ पर निवास बनाकर यानी आवास बनाकर रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही बहुत लंबे समय में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्काबाद रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए बहुत अपना प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। कुछ अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं, जैसे बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वनों के जीवों को बचाते हैं। हिमालय में तो प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन पर वन कटाई रोकने पर ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारस्परिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास और व्यापक हो गया है, यानी वहाँ का विकास इसे रोकने के लिए काफ़ी कामयाब हुआ है। टिहरी में तो किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान ने दिखा दिया है। इस प्रकार बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी हम अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, उगा सकते हैं। आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि ये उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से तो इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का कोई पहली बार प्रस्ताव पास किया था। इसके अंतर्गत वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छत वनों के बचाव के लिए कार्य करते आ रहे हैं, और इसमें गांव के स्तर पर भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं कुछ समुदाय और वन संरक्षण के लिए। जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, वन हमारे देश में कुछ मानव जातियों के आवास भी हैं, पहले बता चुका हूँ। इसमें देश के कुछ भागों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारी में साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण के लिए प्रयास की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हिमालय में प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन कई भागों में सफल रहा। चिपकू आंदोलन, इसके बारे में मैं डिटेल में तुमको पहले बता दिया है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब हुआ था, आपको पता होगा 1988 में ये पास हुआ था। इससे संबंधित कुछ आपको बताता हूँ, जैसे आपके ये तिथि आ जाती हैं, तारीखें आ जाती हैं, कि घटनाएं आ जाती हैं कि जैसे 1952 में इसका क्या घटनाक्रम था। इसमें था एशियाई चीते को भारत में लुप्त घोषित किया गया था। आपका आता है, आप दूसरा आता है 1972 में क्या घटनाक्रम हुआ था। जैसे भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था, और सन 1988 में ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास हुआ था। अभी बहुत से शब्द ऐसे आ चुके हैं इसमें आपके पाठ में, जैसे जैव विविधता को जो आपको समझाया था, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे पेड़ पौधों एवं प्राणी जगत में जो अनेक प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, वो जैव विविधता कहलाती हैं। इसे समझ गए होंगे। जैव विविधता आपका प्रश्न बन जाता है, इससे संबंध एक शब्द है जैव विविधता, जैसे पेड़ पौधे और प्राणी जगत में जो विभिन्न अनेक प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। इसी प्रकार आया है आपका दूसरा शब्द आया है वनस्पति जाति। वनस्पति जाति का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादपों से है। और प्राणी जाति आया था, इसके अंतर्गत आता है सभी प्रकार के पशु पक्षी जीवन सूक्ष्म जीवाणु व मनुष्य मिलकर प्राणी जाति कहलाते हैं। समझ गए हो। प्राणी जात सभी प्रकार के पशु पक्षी जीवाणु
सूक्ष्म जीवाणु व मनुष्य सभी मिलकर प्राणी जाति कहलाते हैं। सामान्य जातियों के अंतर्गत क्या आता है? एक शब्द है सामान्य जातियाँ। वन और वन्य जीवों को ऐसी प्रजातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे चीर, साल, पशु, कृंतक, रोडेट्स। इस प्रकार हम लेते हैं आपका एक संकटग्रस्त जातियाँ आई थी। ऐसी जातियों के अंतर्गत आपको समझा रहे हैं, ऐसी जातियों में जिनके लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जो खत्म होने के कगार पर खत्म हो चुकी हैं, संकटग्रस्त जातियाँ कहला, जैसे काला हिरन, गैंडा, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, सुअर, पूंछ वाला बंदर। और इसके अंदर सुबेद जातियाँ आई थी। सुबेद जातियों में वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। नील, भेड़े, स्याही हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि, यानी गंगा की जो डॉल्फिन मछली है उसका नाम दिया गया है। दुर्लभ जातियों के अंतर्गत क्या आता है? दुर्लभ जातियों के अंतर्गत जीव जंतु व वनस्पति की वे प्रजातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जो दुर्लभ प्रजातियों में आती हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ कहलाती हैं। एक शब्द आया था स्थानिक प्रजातियाँ, प्राकृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती हैं, जैसे अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचली मिथुन व अंडमानी जंगली सूअर आदि। इसके लुप्त जातियाँ सब एक लुप्त जातियाँ थीं। लुप्त जातियाँ सभी जो मैं समझा रहा हूँ, इसमें प्रश्न बनते हैं आपके शॉर्ट और ये विस्तृत प्रश्न सभी बन जाते हैं, इसको समझते रहिएगा। लुप्त जातियों में वे जाति हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने में वे अनुपस्थित पाई गई हैं। लुप्त जातियों जिनको रहने के आवासों में हम कहते कहाँ पर रह जाएँ, वो वहाँ पर नहीं मिली हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। वन वह बड़ा भूभाग है जो वृक्षों और झाड़ियों से ढका हुआ है। वन क्या मतलब? वन वह बड़ा भाग जो वो बहुत बड़ा भू क्षेत्र है, भूभाग है जो वृक्षों और झाड़ियों से ढका हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में का शब्द है मानव और दूसरी जीवधारी मिलकर एक जटिल यानी कठिन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके अंदर मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर मानव के साथ ये क्रिया करते हैं, निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कहलाते हैं। एक आरक्षित वन आया। आरक्षित वनों में वे वन हैं जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं। इनमें पशुओं को चराने और खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती, अनुमति नहीं है। रक्षित वन वे वन हैं जिनमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। कुछ उन पर कानून होते हैं, उनके साथ उनको उसमें अनुमति दे दी जाती है। और गृहकृत वन वे सभी प्रकार के वन व बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अविरुद्ध वन कहलाते हैं, छोड़े जाते हैं। सामुदायिक वनीकरण वह वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय उद्यान समझ गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे रक्षित क्षेत्र हैं जहाँ वन प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में इनमें पशु पक्षी रहते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक वन बहुत बड़े वन क्षेत्र को छोड़ा दिया जाता है, उसमें वन प्राणी और प्राकृतिक दृष्टि प्रकृति के अनुसार उसे प्रकृति का ही रूप दे दिया जाता है, के हिसाब से छोड़ दिया जाता है। रखरखाव और प्रबंधन का दायित्व राष्ट्रीय उद्यान, इसका मतलब क्या है? उस क्षेत्र का रखरखाव एक प्रबंधन समिति के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान को होता है, उसको सरकार अपने अंदर देख रेख में करती है। प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर देश में बाघों की संख्या तेज़ी से कम हो रही, बाघों की यानी शेरों की जो बाघ हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसे देखकर बाघों के संरक्षण के लिए सन 1973 से एक संचालित विशेष बाघ परियोजना चलाई गई थी, इनको न मारा जाए। स्तनधारी लास्ट में बताऊंगा आपको। स्तनधारी कृषि यह कृषि का सबसे आदिम रूप है। कृषि की इस पद्धति में वन के एक छोटे टुकड़े के पेड़ आदि
झाड़ियों को काटकर उसे साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है। उनसे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर किसी दूसरी जगह पर नहीं पर यही क्रिया पुनः दोहराई जाती है। इसे स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इस प्रकार की कृषि को, जहाँ जला जाती है राख वहाँ पर कर दी जाती है कृषि के लिए बनाने, इसे स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसे नाम दिया है। कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि किया जाए। बच्चों, अब मैं आपको ये पाठ समझा चुका हूँ और डिटेल में आपको हर शब्द का थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा इसे समझते रहिए। इसके साथ साथ जो मैं आप अपने पाठ का जो आप भेजा है वन और वन जीव संसाधन, अपने किताब में से भी पढ़ेंगे और आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद हम आपको कल इससे संबंधित आपको NCERT से संबंधित जो प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं, उनके आंसर लिखवाएंगे